लगी। सुमित्रा जी ने देखा कि उनकी बहू भी कमरे में पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारा दृश्य देख रही थी। तभी अचानक डोर बेल बजी। लगता है रवीना आ गई, सोचते हुए सुमित्रा जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी बेटी और नाती को देखकर बहुत खुश हो गई। रवीना ने भी यह जाहिर नहीं होने दिया कि उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली है। वह भी खुशी खुशी घर के अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद सविता ने चाय बनाकर उन तीनों को बाहर हॉल में ही दे दी और जल्दी जल्दी तैयार होकर एक साथ दोनों पति पत्नी अपने ऑफिस के लिए निकल गई। जाते समय नवीन ने कह दिया कि माँ और दीदी आप लोग खाना खा लीजिए, मेड खाना बनाकर जाएगी। सविता ने उसे जरूरी निर्देश दे दिए हैं। बोलते हुए वह घर से बाहर निकल गया। पूरे पूरे दिन भर रामकिशन जी वह सुमित्रा जी अपने बेटे की कही बातें भूलकर बेटे को नाती के साथ खुशी खुशी दिन बिताया। शाम को जब सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे तो नवीन ने अपनी भांजी महक से कहा, देखो महक, खाना चबा चबा कर खाया करो, ज़्यादा देर तक चबा चबा कर खाने से गुस्सा भी कम आता है। इतने में महक बोल उठी, मामू मुझे लगता है इस शिक्षा की ज़रूरत तो आपको ज़्यादा है। आपसे आपने सवेरे सवेरे नाना जी के साथ ठीक से बिहेव नहीं किया। लर्न टू बिहेव योर सेल्फ देन टीच अदर्स, कहकर वह बिना खाए ही वहाँ से उठकर गई। तभी रवीना ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, महक, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। मम्मा, पहले बड़ों को समझाऊं फिर मुझे बताना। कहते हुए महक तेजी से अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। भैया ने अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, रवीना ने नवीन की तरफ देखते हुए कहा तो नवीन कुछ नहीं बोला और चुपचाप उठकर बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला गया। कल रात के बाद आज सुबह से ही वातावरण तनावग्रस्त था। सविता ने रामकिशन जी को चाय लाकर दे दी। रात में उसे के और नवीन के बीच क्या हुआ किसी को कुछ नहीं मालूम था, परंतु कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी प्रतिच्छाया उन दोनों के चेहरे पर सुबह भी देख रही थी। सविता नवीन को भी चाय देकर चली गई, लेकिन नवीन ने आज चाय नहीं पी। चाहे वैसे की वैसे ही रखी रही। थोड़ी देर बाद सविता बाथरूम से निकलने के बाद तेज स्पीड से तैयार हुई और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई तो नवीन ने ही किचन से नाश्ता लाकर समता के सामने टेबल पर रख दिया। बेटे को बहू के लिए नाश्ता लाकर टेबल पर रखना रामकिशन जी को कुछ अजीब लग रहा था। वह कुछ कहते उससे पहले ही सुमित्रा जी ने उन्हें इशारों में चुपी रहने के लिए कहा। सविता नाश्ता करने के बाद चुपचाप अपने ऑफिस के लिए निकल गई। नवीन भी ठीक उसके पीछे पीछे निकल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नवीन वापस लौट आया। उसके चेहरे पर तक के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। वह आते ही शुरू हो गया, देखिए पापा, आप लोगों को सुनने में तो कुछ अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इतना शोरगुल वाला मोहल्ला मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है। टीवी का लगातार ऊंचे वॉल्यूम पर चलना, दीदी और महक का जोर जोर से आपस में बोलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रवीना की आंखों में भी आंसू आ गई। वह रोते हुए बोली, भैया, अगर मेरे व्यवहार से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी बच्ची थोड़ी लाउड बोलती है, मैं भी उससे बातें करती हूँ या डांट हूँ तो वह थोड़ी लाउड हो जाती है। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। रामकिशन जी पूजा पाठ कर रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। वह पूजा के बीच में ही उठ गए। उनकी आदत हमेशा सुनने की ही रही है। वे दूसरे की बातें पहले अच्छी तरह सुनते हैं, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं ताकि विरोध और विवाद शांत हो जाए। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो इस तरह से फट पड़ते हैं जैसे भूचाल आ गया हो। आज भी वह भर गए। देखो नवीन, जब से हम लोग आए हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम में सहज हो गए हो, किसी को कुछ भी बोल देते हो। अगर मुझसे कुछ कहोगे तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगर अपनी माँ और बहन की इज्जत नहीं करोगे तो मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बेटी मेरे कहने से यहाँ आई है, उसके दिल को दुखाने वाली कोई भी बात कहना मुझे मेरा अपमान लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद ही यहाँ तक पहुँच गए हो? तुम्हें बताने में और यहाँ तक पहुँचाने में परिवार के हर सदस्य का योगदान है। और फिर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी ऊंचाई तक पहुँच जाए, वह अपनी ज़मीन नहीं छोड़ देता है, और जो ज़मीन छोड़ देते हैं वह आधारहीन हो जाते हैं।
कहते कहते रामकिशन जी हंसने लगे। पूरे वातावरण में सन्नाटा छा गया। उनका ऐसा रूप नवीन ने भी पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने थोड़ी सांस लेने के बाद आगे कहना जारी रखा। नवीन मैंने अपने बड़े भाई की पिता की तरह देखभाल की है। तुम भी जानते हो मेरे पिताजी जब मैं छोटा था उसी समय गुजर गए थे। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने अपने बड़े भाई को ही पिता के समान पाया है। तुम्हारी दादी मरते दम तक मेरे पास ही रही। यह तो तुमने भी देखा होगा। मैंने मेरे भाई की पत्नी जो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त थी अपने 2 कमरे वाले छोटे से क्वार्टर में रहकर 4 महीने तक उसका इलाज करवाया। और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप बहन और भांजी 10 दिन के लिए यहाँ आए हैं वही भारी पड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तू यह सब अपनी नई पत्नी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस और रुतबा दिखाने के लिए कर रहे हो और शायद उसे प्रभावित करने के लिए भी। लेकिन इससे तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा नहीं बल्कि उसकी नज़रों में और भी गिर जाएगा। वह अभी यहाँ नहीं है इसलिए तुम्हें मैं यह हिदायत दे रहा हूँ ताकि तुम अपने आप को अपनी पत्नी के सामने मेरे द्वारा अपमानित हुआ ना समझो। पिता की बात सुनकर नवीन हक लाते हुए बोला, आप लोग जो भी कहे लेकिन मैं यह मानता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वह मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है। इतना कहकर नवीन बिना किसी का कुछ कहे सुने अपने कमरे में जाकर सो गया। आज वह ड्यूटी पर भी नहीं गया और खाना भी नहीं खाया। शाम के करीब 4 बजे नवीन खुद ही उठा। उसने बाथरूम में काफ़ी देर तक स्नान किया जैसे अपने शरीर पर आए हुए गुस्से की परत को धोकर प्रचलित कर देना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद रामकिशन जी ने उसे नीचे जाते हुए देखा। उसने अपनी बाइक निकाली और बाहर निकल पड़ा। कभी कभी तनाव में लोग लंबी ड्राइव के लिए निकल जाते हैं ताकि तनाव थोड़ा कम हो जाए। रामकिशन जी या सुमित्रा जी से उसने कोई बातचीत नहीं की। वह तो बस एक तरफ से अपरिचित स्थिति बने हुए थे जो दिनों को गिन गिन कर निकाल रहे थे। रात के करीब 8 बजे नवीन और सविता दोनों के घर में प्रवेश किया। नवीन के हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था, साथ में एक पॉलीथीन बैग भी। आते ही वह डब्बा उसने महक के हाथों में थमा दिया, पॉलीथीन का पैकेट अपनी माँ के हाथों में दे दिया और अपने पिताजी के पास बैठते हुए बोला, आज तुम्हारा सुबह के बिहेव के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पापा कहते कहते उसका गला भर आया। उसने रामकिशन जी का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा कहा पिताजी, जब मैं तनाव में रहता था तो आप मेरे बाल सहलाया करते थे। क्या आज मेरे बाल नहीं सहलाए जाएंगे? यह सुन रामकिशन जी की आंखों में भी आंसू छलक आए। तभी नवीन ने कहा, पापा आज सुबह आपने मुझे जो कुछ भी सुनाया वह मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं डांटा? तुम बचपन में मुझे डांट देती थी तो मेरे सारे गलत काम सही हो जाते थे। उसने देखा कि सारे लोग चुप है। उसने फिर कहना जारी रखा, और दीदी, तुम मेरे कहने पर सिर्फ ठेस बहाने लगी। जब मैं छोटा था तो मेरी गलतियों पर कितना डांट थी। बोलती थी कि माँ से शिकायत कर दूंगी। हालांकि माँ से कभी तुमने मेरी शिकायत नहीं की, लेकिन तुम्हारी इस तरह की धमकी से मैं सीधा होकर रास्ते पर आ जाता था। आज तुमने भी मुझे बदला हुआ समझ लिया, थोड़ा सा भी नहीं डांटा और खुद रोने लगी। आज अगर पापा नहीं डांटते तो मुझे कोई डांटने वाला ही नहीं था। इससे क्या मैं इतना बड़ा हो गया कि तुम मुझे कुछ कह भी नहीं सकते? कहते हुए नवीन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी पीछे से किसी ने उसकी शर्ट खींची। नवीन ने पीछे मुड़कर देखा तो महक रो रही थी। आई एम सॉरी मामू, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कल रात को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो नवीन ने उसे अपने गले से लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी छोटे भी बड़ों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तभी नवीन ने फिर से कहा, माँ माँ पापा, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा छोटा ही रहूँगा। मेरी गलती पर आप लोग मुझे बेझिझक डांट लगा सकते हैं। नवीन बोल ही रहा था तभी दरवाजे की बेल बजी तो सविता ने जाकर दरवाज़ा खोला तो आदमी एक बड़ा सा कार्टून लेकर अंदर आई। इसमें क्या है बेटा? सुमित्रा जी ने कहा तो सविता बोली, माँ जी, इसमें एसी है। रात को आप लोगों को भी गर्मी लगती होगी इसलिए एक एसी और ख़रीद लिया। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? हम तो 5-10 दिन रहेंगे। क्यों 10 दिन के लिए इतने पैसे बर्बाद किए हैं? नहीं माँ जी, 10 दिन नहीं, अब आप हमेशा ही हमारे साथ रहोगे। जब आपके बेटे बहू यहाँ पर है तो आप लोग गांव में क्या करोगे? सुमित्रा जी कुछ कहती उससे पहले ही नवीन ने कहा, नहीं माँ, अब कुछ और नहीं, आज से आप लोग हमारे साथ ही रहोगे और दीदी तुम भी अब महक की छुट्टियाँ हमारे पास ही बिताओगी।
भाई के मुंह से यह सुन रवीना की आंखों में भी खुशी से आंसू झलक आई। इधर रामकिशन जी और सुमित्रा जी भी अपने बेटे के बदलते हुए व्यवहार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। आज सबके मन के गीले शिकवे दूर हो चुके थे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।